हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। तो मेंटली रिटार्डेड अर्थात मंदबुद्धि बालक कौन होता है? तो मंदबुद्धि बालक ऐसे बालक से संबंधित है जो किसी भी शारीरिक या मानसिक रोग के कारण अपनी आयु स्तर के अनुसार किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होता है। कहने का मतलब है इसका जो मानसिक विकास होता है वह सामान्य बच्चों के मानसिक विकास से कम होता है, जिसकी वजह से क्लास में इसको जो भी कुछ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उसको वो सही ढंग से समझ नहीं पाता, जिसके कारण वह क्लास में पिछड़ जाता है। ऐसा जो बच्चे होते हैं वो अपने टीचर्स के द्वारा दिए गए जो भी उनको डायरेक्शंस होते हैं, जो भी निर्देश होते हैं, उनको सही ढंग से पालन नहीं कर पाते हैं। इन बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो भी साधारण बच्चों की तुलना में कम होती है। पेंगुइन वॉज द फर्स्ट टीचर ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। ही रोट अ बुक इन 1846। टाइटल था उसका मूर्खता या आइडियोसी एंड इट्स ट्रीटमेंट बाय द फिजियोलॉजिकल मेथड। इस किताब के माध्यम से इन्होंने जो बच्चे मानसिक मंद होते हैं उनको पढ़ाने के विभिन्न तरीके बताए, जिसमें इनका एक टेस्ट रहा फॉर्म बोर्ड टेस्ट। ये भी मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए विशेष तौर से इन्होंने तैयार किया था। इसके बाद 1913 में अमेरिका में मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट बना, जिसके बाद से अमेरिका में मानसिक रूप से जो मंद बच्चे होते थे उनको विशेष रूप से ध्यान में रखकर उनके अनुसार शिक्षण और उनका एडजस्टमेंट करने का प्रयास किया गया। अब बात करते हैं कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इनके विषय में क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू टर्मन, इन्होंने कहा है कि जिन बच्चों की IQ 70 से कम होती है ऐसे बच्चे मानसिक रूप से विकलांग बच्चे कहलाते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी AAMD ने इनकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से बताई है। मानसिक मंद सामान्य रूप से न्यून बुद्धि क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। उनका समायोजन व्यवहार निम्न स्तरीय होता है। ध्यान दीजिएगा, सामान्य रूप से न्यून, जो नॉर्मल बच्चा होता है उससे कम इनका मेंटली रिप्रेजेंटेशन होता है, उनकी एबिलिटी जो होती है उससे कम होती है, और इनका जो समायोजन व्यवहार होता है यानी कि एडजस्टमेंट होता है वो भी निम्न स्तर का होता है। इन्होंने भी इनकी बुद्धि लब्धि की जो मैक्सिमम सीमा है वो 70 बताई है। इस तरह से अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी के द्वारा भी इनका जो कैटेगराइजेशन किया है, इनका जो क्लासिफिकेशन किया है वो 4 कैटेगरी में करा है, और ये जो कैटेगरी इन्होंने दी है वो बुद्धि लब्धि के आधार पर दी है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया था इनका जो IQ होता है वो 70 से कम होता है, मैक्सिमम 70 होता है। ठीक है, इसको इन्होंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले मेंटली रिटार्डेड, जिनका IQ 50 या 55 से लेकर 70 के बीच में होता है। सेकंड, मॉडरेट मेंटली रिटार्डेड बच्चे, जिनका IQ लगभग 40 से लेकर 50 या 55 तक होता है। नेक्स्ट, सीवियर मेंटली रिटार्डेड बच्चे, जिनका IQ लगभग 20 या 25 से लेकर लगभग 40 के अराउंड होता है। और बिल्कुल प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड, जिनके बहुत विशिष्ट, अर्थात ऐसे बच्चे जो कुछ भी कार्य अपने आप से कर ही नहीं सकते, और इनका जो IQ होता है बिलो 20 से 25 तक होता है। जब मैंने आपको टर्मन की टेबल करवाई थी, IQ टेबल करवाई थी, उसमें भी मैंने आपको ये सब चीज़ें स्पष्ट बता दी थी कि इनका जो IQ होता है वो अलग अलग, जैसे जैसे निम्न होता चला जाता है वैसे वैसे इनकी श्रेणियाँ चेंज होती जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट जो हमारा कैटेगरी था, हम ये कह सकते हैं ऐसे जो बच्चे होते हैं वो मोरोन में आते हैं। सेकंड जो बच्चे होते हैं वो एम्बिसाइल यानी कि हीन बुद्धि के कहलाते हैं। और जो लास्ट हमारी कैटेगरी है वो जो बच्चे हैं हमारे बिल्कुल इडियट या जड़ बुद्धि कहलाते हैं, और ये पूरी तरह से दूसरों पर आश्रित होते हैं, इवन देन दे आर अनेबल टू देयर डेली रूटीन वर्क। ठीक है, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन इनका मेंटल रिटार्डेशन का हम अगर करते हैं IQ के आधार पर तो वो AAMD के द्वारा किया गया। इसके अलावा हम स्टैटिस्टिक्स के आधार पर भी इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे
अगर हम एनपीसी की बात करते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की बात करते हैं, तो -2 के बाद जितना भी पॉपुलेशन आती है वो मेंटली रिटार्डेड ही होती है। इसी तरह से हम कह सकते हैं सेरेब्रल पॉलिसी के आधार पर, जो सेरेब्रल पॉलिसी है एक मानसिक क्षतिग्रस्तता है, ठीक है। इसके आधार पर कि जन्म से जो पहले जन्म से पूर्व मानसिक या असामान्य विकास होना, यह मानसिक पेशियों के अनियंत्रित, मस्तिष्क जो होता है हमारा, उसकी जो वो होती है मसल्स होती हैं, अगर वो कंट्रोल नहीं होती है, मस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं होता, उसके कारण भी बच्चा मानसिक रूप से पिछड़ जाता है। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं सोशल बेसिस पर, सामाजिक आधार पर। तो ऐसा बच्चा जो होता है जो और लोगों से अलग थलग रहता है और लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहता, या जिनका जो अचीवमेंट लेवल होता है वो बहुत ही बिलो लेवल का होता है, उसे हम मानसिक मंद बच्चे कहते हैं। तो ये कुछ हमने क्लासिफिकेशन किया था मेंटली रिटार्डेड बच्चों का। अब हम बात करते हैं इनकी कैसे हम पहचानेंगे कि अमुक बच्चा मेंटली रिटार्डेड है। तो वी विल नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बच्चे होते हैं वो सामान्य बालक की अपेक्षा धीमी गति से इनका विकास होता है। इनका जो भी डेवलपमेंट होता है, चाहे वो फिजिकल है, मेंटली है, इमोशनल है, सोशल है, वो सभी का डेवलपमेंट स्लो होता है। नेक्स्ट, इनके जो स्कूल होता है, स्कूल में इनकी लर्निंग बहुत स्लो होती है। तेजी से सामान्य बच्चे के साथ ये नहीं सीख पाते, स्लो आराम से धीमे धीमे इनकी शिथिलता बनी रहती है लर्निंग में। नेक्स्ट, ये जो बच्चे होते हैं ना, कुछ एक्साइटमेंट नहीं होता, निरुत्साहित होते हैं, हमेशा परेशान से दिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो बच्चे होते हैं लगातार कंसिस्टेंटली इल बने रहते हैं। इनकी जो हेल्थ होती है उसमें किसी ना किसी तरह की कोई समस्या चलती ही रहती है, तो अस्वस्थता के कारण ये कक्षा में पिछड़ जाते हैं। इनके जो इमोशनल होते हैं वो भी, जो इमोशंस होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। उनमें अनस्टेबिलिटी होती है, अस्थिरता होती है। कभी ये बहुत तेज़ी से गुस्सा हो जाते हैं, कभी नॉर्मल हो जाते हैं, कभी किसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका जो वोकैबुलरी होती है, इनकी जो भाषा या शब्दावली होती है वो भी इम्परफेक्ट और डिफेक्टिव होती है। कहने का मतलब है इनके पास बहुत अधिक शब्दों का भंडार नहीं होता, जिससे अपनी बातों को ये सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी जो इंटरेस्ट होते हैं वो भी लगभग लिमिटेड होते हैं, सिंपल होते हैं, कुछ विशेष इनके इंटरेस्ट नहीं होते हैं। इनका जो अटेंशन स्पेन है वो भी शॉर्ट होता है, किसी भी चीज़ पर बहुत लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाते। इनके जो रिएक्शन होते हैं वो भी स्लो होते हैं, किसी चीज़ को इनसे पूछा जाए तो बहुत आराम से धीमे धीमे सोच समझ के ये जवाब देते हैं, बहुत जल्दी नहीं कि क्विकली आंसर देते, इमीडिएट इनका रेस्पॉन्स नहीं आता है। इसी के कारण इनकी जो ओरिजिनलिटी भी होती है, इनके अंदर ओरिजिनलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। नवीनता के प्रति ये सजग नहीं रहते, कुछ नया करने की इनके अंदर साहस नहीं होती है, इनकी इच्छा नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो बच्चे होते हैं वो जल्दी ही जो आपका होना चाहिए ना डेलिक्वेंसी की ओर मुड़ जाते हैं। इमोरलिटी होती है इनके अंदर डेलिक्वेंसी की ओर, यानी कि अपराध और अनैतिकता की ओर ये बच्चे जल्दी ही मुड़ जाते हैं। इस तरह से अगर हम किसी स्टूडेंट के अंदर इस तरह की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि इस बच्चे को स्पेशल केयर, अभी जैसे हमने एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में बात करी थी, स्पेशल केयर की, स्पेशल सिंपैथी की नीड है। आगे चल के हम फ्रेंड्स बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड। अब इन बच्चों को हम कैसे पहचानें, ठीक है। तो इनको पहचानने के लिए एक तो हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से पहचान सकते हैं, दूसरा कुछ टेस्ट बनाए गए हैं बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, उन मनोवैज्ञानिकों के टेस्टों के द्वारा हम इन्हें पहचान सकते हैं, जैसे सैंग्विन फॉर्म बोर्ड टेस्ट। मैंने पहले भी बताया था 1846 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मेंटली रिटार्डेड। सैंग्विन ने फॉर्म बोर्ड टेस्ट डेवलप किया था इस चीज़ को जानने के लिए। इसके बाद CM भाटिया जी ने भी, इंटेलिजेंस टेस्ट में हमने पढ़ा था CM भाटिया बुद्धि परीक्षण, इन्होंने भी निष्पादन बुद्धि परीक्षण बनाया था जिसके द्वारा हम मेंटली रिटार्डेड बच्चों को पहचान सकते हैं। मलिन्स ने भी भारतीय बच्चों के लिए एक इंटेलिजेंस स्केल तैयार किया, उसके से भी हम मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स को पहचान सकते हैं। अब बात आती है, ये तो हुई पहचान और क्लासिफिकेशन।
अब आते हैं इनके कॉज क्या हैं, ये बच्चे मेंटली रिटार्डेड बन कैसे जाते हैं, ऐसी कौन सी कारण है जो इन बच्चों को सामान्य से अलग कर देते हैं। तो पहले हम बात करते हैं प्रीनेटल फैक्टर्स, यानी कि जन्म से पूर्व के प्रभावी कारक। इसमें हम ये कह सकते हैं जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है, अगर वो किसी भी तरह के नशा करती है, नशीले पदार्थ लेती है, तो उसका असर बालक के मस्तिष्क पर पड़ता है। इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए प्रेग्नेंट लेडी स्ट्रेस में रहती है, उसे आप कह सकते हैं उसे डायबिटीज़ होती है, उसको बीपी प्रॉब्लम होती है, तो इसका इफेक्ट भी बालक के मस्तिष्क पर सीधा पड़ता है। इसके साथ साथ कुछ आनुवंशिक कारण, हेरिडिटी वाले भी कॉज हैं जिसकी वजह से बालक मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। जैसे मोंगोलॉइड्स के गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 होती है और 21वें गुणसूत्र की जो संख्या होती है उसमें असामान्यता के कारण ऐसा होता है। कुल मिला के जो भी हमारे गुणसूत्र होते हैं वो 46 से बनते हैं, लेकिन इनकी जो संख्या होती है वो लगभग 47 होती है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं प्रीनेटल में कि जो माता है अगर वो मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है तो इसका प्रभाव भी बालक के मस्तिष्क पर पड़ता है। दीज वर सम फैक्टर्स ऑफ प्रीनेटल। सेकंड हम बात करते हैं पेरीनेटल फैक्टर्स, यानी कि जन्म के समय भी कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं जो बच्चे को मानसिक मंद बना सकते हैं। जैसे प्रीमैच्योर बर्थ, समय से पहले अगर बच्चे का बर्थ हो जाता है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डिलीवरी, जब बच्चा हो रहा होता है उस समय अगर किसी तरह की समस्याएं आ जाती हैं तो उसका प्रभाव भी बालक के मस्तिष्क पर पड़ता है। अब बात करते हैं हम पोस्ट नेटल फैक्टर्स, अर्थात जन्म के पश्चात ऐसे कौन से कारक हैं जो बच्चे को मानसिक मंद बनाने में सहायक होते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ स्थायी रोग, एक्यूट इलनेस, यानी कि जब बच्चा कंटिन्यू बीमार पड़ा रहता है, उसे किसी न किसी तरह की बीमारी लगी रहती है, जैसे मोती झरा है, पीलिया हो गया, उसको चेचक हो गई, इस तरह के अगर रोग बच्चे को लगे रहें, लंबे समय तक चलते रहें, तो उसका असर बालक के मस्तिष्क पर पड़ता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं एक्सीडेंटल ब्रेन इंजरी, अचानक से बच्चा कहीं से गिर गया, उसके सिर में चोट आ गई, तो उसका भी प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर, उसके मस्तिष्क पर पड़ सकता है। इसी तरह से लीड पॉइजनिंग, कभी कभी आपने देखा है छोटे बच्चे क्या होते हैं, दीवारों से, फर्श से या किसी भी चीज़ से पेंट उतार के खुर्च के खाते हैं, जिसकी वजह से जो लेड पेंट्स होते हैं ये उनके मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं, उनके डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। ये थे हमारे कुछ प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल फैक्टर्स। अब हम बात करेंगे सिंपल अदर कॉजेज, जैसे कौन से हो सकते हैं जो एक बच्चे को मानसिक मंद बनाते हैं। पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स में हेरिडिटी, वंशानुक्रम। जैसे हम मान के चलते हैं कि बच्चे पर उसके माता पिता का, उसके वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अगर मंदबुद्धि बालक है, माता पिता हैं, तो बच्चा मंदबुद्धि होगा, और उच्च बुद्धि माता पिता हैं तो बच्चा भी वैसा ही होगा। हाँ, हालांकि एक्सेप्शनल हर जगह प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल फैक्टर्स। अगर बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसका इफेक्ट भी उसके मस्तिष्क पर पड़ता है। इमोशनल फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर बच्चे को सही ढंग से घर में केयर नहीं मिल रही है, टीचर्स का अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे करते करते जब उसे प्रॉपर उस चीज़ पर अटेंशन नहीं मिलती, उसे केयर नहीं मिलती, उसके संग सिंपैथी नहीं होती, तो धीरे धीरे उसका मन कार्य से हटने लगता है और वो मंदबुद्धि की श्रेणी में जाने लगता है। सोशोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे क्या है, समाज में अगर जहाँ वो रह रहा है वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है, वहाँ सही व्यक्ति नहीं रहते हैं, उसके परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है, तो वो भी उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि बाल अपराधी बन गया वो। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कॉजेज। अब बात आती है इनको प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, यानी क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है मेंटली रिटार्डेड बच्चों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडजस्टमेंट से संबंधित इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि ये जहाँ भी रहते हैं, चाहे घर में रहें, स्कूल में रहें, सोसाइटी में रहें, फ्रेंड्स के बीच में रहें, गेम्स में रहें, कहीं भी रहें, वहाँ पर ये अपने आप को सही ढंग से समायोजित नहीं कर पाते। इनकी इमोशनल प्रॉब्लम्स बनी रहती है क्योंकि इनको अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए ये किसी भी समय किसी भी तरह का व्यवहार मतलब अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनका जो सोशल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती है कि इनका जो शारीरिक और मेंटली डेवलपमेंट सही ढंग से ना होने के कारण यह अपने आप को सही ढंग से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं।
ये तो थी इनकी कुछ प्रॉब्लम्स जो इन बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं। अब एक टीचर के रूप में हमें क्या करना है? हाँ, हमें पता होना चाहिए कि अब हमें कैसे इनकी जो प्रॉब्लम्स है इनका सॉल्यूशन करें, यानी कि प्रिवेंशन एंड रेमेडी फॉर दीज स्टूडेंट्स। इन बच्चों के लिए कौन कौन से रोकथाम और उपचार के उपाय करने चाहिए। तो उसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले इन बच्चों को सेग्रेट कर दें, इन बच्चों को अलग कर दें। अगर ये वास्तव में बहुत ज़्यादा मानसिक मंद हैं तो ये सामान्य बच्चों के संग नहीं सही ढंग से अपना अचीवमेंट दिखा सकते हैं, उनके संग उनका कंपैरिजन होता रहेगा तो उनके अंदर और ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। इसलिए ऐसे बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा मानसिक मंद है तो उनको अलग कक्षा या अलग विद्यालय का प्रावधान करें, उनके लिए सुविधा प्रदान करें। नेक्स्ट, बर्थ कंट्रोल। अगर आपको लग रहा है कि माता पिता मंदबुद्धि हैं तो बर्थ कंट्रोल किया जाना चाहिए ताकि उनसे होने वाली संतान भी मंदबुद्धि ना हो। नेक्स्ट है एजुकेशनल प्रोग्राम। हमें किस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम ऐसे चलाने चाहिए जिससे कि इन बच्चों का सही ढंग से ट्रीटमेंट हो सके, इन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए इनके माता पिता को हमें शिक्षित करना है, क्योंकि अशिक्षित परिवार का बच्चा भी मानसिक रूप से मंद हो सकता है क्योंकि उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता। ऐसे बच्चों पर हमें इंडिविजुअल अटेंशन देनी है, इन पर हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें लग रहा है कि अमुक बच्चा क्लास में पहले सही था और धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा है तो हमें इसे स्पेशल अटेंशन देनी है, यानी कि उसका कहीं ना कहीं मानसिक मंद होने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर ज़्यादा है कॉज तो हमें उनके लिए विशेष स्कूल और अस्पताल इत्यादि की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचिंग मेथड्स अपनाए जाने चाहिए, क्योंकि जब हम स्पेशल टीचिंग मेथड्स अपनाएंगे, इनके आईक्यू के अकॉर्डिंग हम इन्हें पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो सीधी सी बात है इनको समझ में भी जल्दी आएगा। और अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स वी शुड प्रिपेयर देयर करिकुलम। ऐसा नहीं है कि हमें जनरल स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही इन्हें पढ़ाना है, इनकी नीड्स, इनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वी शुड प्रिपेयर अ करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज सो दैट दे कैन understand and give their performance according to their ability। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं इस तरह से हमने इनके बारे में जाना कि कौन होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनको हम कितनी कैटेगरीज में जान सकते हैं। अब कुप्पू स्वामी जी ने इनके विषय में क्या कहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात कही है। उपचार के उपाय चाहे जो भी हों, इट मीन्स हमें चाहे किसी भी तरह से हमें इन्हें उपचार करें, हम इनको किसी भी तरह से इनको रेमेडी करें। हमारा मुख्य कार्य प्रत्येक बालक की परिस्थिति व जन्मजात योग्यताओं द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को ध्यान में रखकर उसको अपनी स्थिति की मांगों से पर्याप्त समायोजन करने में सहायता देना है। कुल मिला के वो चाहे किसी भी योग्यता का है बट ही शुड बी एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन दैट एटमॉस्फेयर। अगर वो अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में, हमारा एम ही ये है कि हम उन बच्चों को समायोजन होने में सहायता प्रदान करें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मानसिक मंद बच्चे, और मानसिक मंद बच्चों की शिक्षा हमने जान ली है, हमने इनकी नीड्स डालनी है, इनके कॉजेज़ डालनी है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ हम अपने इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में हम जो करने जा रहे हैं वो है बैकवर्ड चिल्ड्रन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।